प्राचीन इतिहास के अलावा मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री, और आपका आधुनिक इतिहास। जैसा कि आप भारतीय इतिहास में भी पढ़कर आते हैं, इतिहास में 3 खंड है, वैसे ही अपने राजस्थान के इतिहास में 3 खंड है। सिलेबस है क्या आरएस का? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का वैसे ऑल ओवर सिलेबस देखा जाए तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आपके उतना लंबा चौड़ा सिलेबस डाल नहीं रखा है, संक्षिप्त में ही डाल रखा। उसने एक लाइन लिख रखी है, वो लिख रखा है प्राग ऐतिहासिक स्थल। प्राग ऐतिहासिक स्थल, या इसको और आप सरल भाषा में समझना चाहे तो आप कह सकते हो पुरातात्विक स्थल, या इसे और सिंप्लीफाई करें तो इसी को अपन कह देते हैं राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान की सभ्यताओं में भी पूरी सभ्यताएं नहीं, उसने साफ तौर पर लिखा है कि पूरा पाषाण काल से लगाकर ताम्र पाषाण काल, पूरा पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल, ये सारे शब्द अभी एक बार लिखने के बाद समझ आएंगे। ताम्र पाषाण काल और कांस्य युग की सभ्यताएं, इसका मतलब आपको लोहा युग की सभ्यताएं नहीं पढ़नी है, केवल पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और कांस्य युग की सभ्यताएं। ये युग क्या होते हैं? इस दुनिया में इंसान जब पहली बार आया था, तब वो बताओ किससे परिचित हुआ करता था? पत्थर। जब इंसान किसी के बारे में, किसी धातु के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तब उस काल को अपन कौन सा काल कहते हैं? पाषाण काल। या आप तो इन सब कालों को छोड़ो, सरल सा मैं बता देता हूं, 8 सभ्यताएं हैं जो पूरा पाषाण काल से लगा करके आपके ताम्र पाषाण काल और कांस्य युग की सभ्यताएं हैं, जिसमें कालीबंगा है, आड़ है, गणेश्वर है, बालातल है, ओजियाना है, नो है, सुनारी है, ये सब उनमें आएगी। मैं 8 सभ्यताएं वो पढ़ाऊंगा, उनमें आपका ये पूरा बिंदु क्लियर हो जाएगा कि पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और कांस्य युगीन। सरल सा सिलेबस समझने के लिए ये याद रखो कि आपके सिलेबस में टोटल कितनी सभ्यताएं डाल रखी है? 8 आपके सभ्यताएं डाल रखी है प्राचीन इतिहास में। और सेकेंड बिंदु इसमें लिख रखा है प्राचीन इतिहास, या यूं लिख ले प्रारंभिक ईस्वी। प्रारंभिक ईस्वी में राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगर। सरल सा अर्थ यह है कि जो प्रारंभिक समय था, 105 ईस्वी, 107 ईस्वी, 110 ईस्वी, 115 ईस्वी के आसपास का, आज समय कौन सा चल रहा है? 2023। 2023 बहुत लंबा पुराना समय हो गया है। प्रारंभिक ईस्वी यानी 110 ईस्वी के आसपास, 105 ईस्वी के आसपास, 107 ईस्वी के आसपास, उस समय राजस्थान के प्रमुख नगर कौन कौन से थे वो आपको पढ़ने। जैसे वर्तमान में अगर आपसे कोई कह दे कि 2023 ईस्वी के आसपास राजस्थान के प्रमुख नगर बताओ, तो आज राजस्थान में प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, कोटा है, उदयपुर है, ये अपने राजस्थान के प्रमुख नगर है आज 2023 के आसपास। आपके सिलेबस में लिख रखा कि 2023 वाले नगर नहीं बताने हैं, प्रारंभिक ईस्वी में नगर कौन कौन से, यानी पहला साल 105 ईस्वी, 107, 110, 150, 160, 180, 180 ईस्वी के आसपास राजस्थान के प्रमुख नगर कौन से थे? 8-9 प्रमुख नगर थे, बीनमाल, जालोर, बेराट, जयपुर, नगरी, चित्तौड़गढ़ नगर, टोंक, मालव नगर, ये आपके 7-8 प्रमुख नगर थे। उन नगरों के बारे में अपने को पढ़ना है। और प्राचीन समाज एवं धर्म, प्राचीन समाज, धर्म एवं संस्कृति, यानी उस समय जो प्राचीन समय में जो नगर थे, बीनमाल, जालोर, बेराट, जयपुर, वहां के लोग किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म के थे, जैन धर्म के थे, उनकी धार्मिक एक्टिविटी क्या थी, उनकी संस्कृति कैसी थी, कल्चर कैसी थी, वो किन किन देवी देवताओं को पूजते थे, आभूषण पहनते कि नहीं पहनते, कौन से उनके रीति रिवाज हुआ करते थे, वो सारी बातें अपने को इसमें पढ़नी है। यानी प्राचीन राजस्थान का समाज, धर्म एवं संस्कृति, और प्रारंभिक ईस्वी में प्रारंभिक राजस्थान के प्रमुख नगर, और 8 अपने सिलेबस में केवल क्या डाल रखी है? सभ्यताएं। इतना ही सिलेबस आपके प्राचीन इतिहास का है, इससे ज्यादा कोई सिलेबस है नहीं। 8 सभ्यताएं और 12-13 नगर, और उन नगर में रहने वाले लोगों की कल्चर कैसी थी, 2 ही बिंदु पढ़ने हैं। वैसे अगर देखा जाए तो राजस्थान का जो प्राचीन राजस्थान है उसमें बहुत लंबा सिलेबस है। शिलालेख, अभिलेख, प्रशस्तियां, सिक्के, ताम्रलेख, तमाम चीजें आती है। प्राचीन इतिहासकार, इतिहास के प्रमुख सोर्स कौन कौन से हैं, लेकिन वो सारे आपके आरएस के सिलेबस में नहीं है। केवल 2 बातें आपको प्राचीन इतिहास में याद रखनी है। अब प्राचीन इतिहास के बाद अगर मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास में केवल एक लाइन लिखी हुई है, प्रमुख राजवंश। प्रमुख राजवंश, उनकी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक उपलब्धियां, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक उपलब्धियां एवं प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था,
इन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार में चलने वाली किताबों में सिलेबस को सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर रखा है। जो इच्छा हुई वो उठा करके लिख दिया है। आपके मध्यकालीन इतिहास में इतना ही लिख रखा है, प्रमुख राजवंश। उसने प्रमुख राजवंशों के नाम लिखे हैं, कौन कौन से राजवंश। प्रमुख राजवंशों में उसने लिखा है कौन सा राजवंश है, चौहान। चौहानों में, चौहानों के अलावा राठौड़, राठौड़ों के अलावा गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों के अलावा गोहिल, गोहिलों के अलावा उन्होंने लिखा है कछवाहा, और कछवाओं के अलावा एक राजवंश और डाला है परमार। ये उन्होंने स्पष्ट मेंशन कर रखा आपके सिलेबस में कि चौहान, राठौड़, गुर्जर प्रतिहार, गोहिल, कछवा, परमार। क्योंकि राजस्थान में राजवंश बहुत ज्यादा, राजस्थान में यादव राजवंश रहा है, राजस्थान में जाट राजवंश रहा है, राजस्थान में बाटी राजवंश रहा है, राजस्थान में मोहिली रहे हैं, राजस्थान में जोहिए रहे हैं, राजस्थान में सांकला रहे हैं। ऐसे कई राजवंश थे, लेकिन आपको उन सारे राजवंशों को नहीं पढ़ना। उसने स्पेशल मेंशन करके लिखा है कि राजवंशों में केवल चौहान पढ़ने हैं, राठौड़ पढ़ने हैं, गुर्जर प्रतिहार, गोहिल, कछवा और परमार। इसका मतलब जाटों का इतिहास नहीं पढ़ना है, बाटी वंश का इतिहास नहीं पढ़ना है, यादव वंश का इतिहास नहीं पढ़ना है, जोइयों का इतिहास नहीं पढ़ना है, मोइलियों का इतिहास नहीं पढ़ना है, केवल इतने ही राजवंश पढ़ने। और इन राजवंशों में पढ़ना क्या क्या है, उन राजाओं की कौन सी उपलब्धियां ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का मतलब उन राजाओं ने इतिहास में कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी है, इतिहास में उनके द्वारा कौन कौन सी संधियां की गई है, वो सारी बातें पढ़नी है। ऐतिहासिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक का मतलब उनका कल्चरल काम कैसा था, कौन कौन से राजा ने कौन कौन से महल बनाए, कौन कौन से मंदिर बनवाए, कौन कौन से मालिये बनवाए, कौन से नदी नाले बनवाए, कौन सी बावड़ियां बनाई, कौन सी हवेलियां बनवाई, यानी मिडाइवल काल की कल्चर पढ़नी है। फिर लिख रखा है प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब राजा के दरबार के अंदर प्रशासन क्या था। सबसे बड़ा पद राजा होता था, राजा के नीचे कौन होता था, सिकदार कौन होता था, सेना का मुखिया कौन होता था, पैसों के लेन देन को करने वाला कौन होता था, पदों के अलग अलग नाम थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, राज दरबार का प्रशासन कैसा था, वो व्यवस्था। और राजस्व व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन होता है रेवेन्यू सिस्टम, क्योंकि किसी भी राज्य को, देश को चलाने के लिए राजस्व की जरूरत पड़ती है। और राजाओं के उस समय आय के सोर्स कौन कौन से थे, राजा किन किन पर कौन कौन सा टैक्स लगाते थे, कितना पैसा वसूलते थे, सामंतों पर कितना टैक्स था, प्रजा पर कितना टैक्स था, बाह्य स्रोत क्या थे, और कौन कौन से उनके साधन थे, कौन कौन से उद्योग धंधे थे, वो सारी व्यवस्था आपकी कौन सी व्यवस्था कहलाएगी, राजस्व। सरल सा यूं कह सकता हूं कि आपको 5 राजवंश पूरे ही पढ़ने कि कौन से राजा ने क्या किया, कौन से राजा ने क्या नहीं किया। ये 6 जो राजवंश है, चौहान, राठौड़, गुर्जर प्रतिहार, गोहिल, कछवा और परमार। और जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्ट्री का पोर्शन रहता है, जो पढ़ने में थोड़ा सा कठिन भी लगता है, वो आपका कौन सा राजस्थान है, आधुनिक। ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आरएस मेंस 2021 और आरएस मेंस 2018 या इससे पूर्व के जितने भी मेंस में हमेशा प्रश्न मॉडर्न से ही आया है। इसलिए मेंस की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पिछला आरएस मेंस था, उसमें 5-5 नंबर के हिस्ट्री के 2 प्रश्न थे, दोनों मॉडर्न से थे। पहला प्रश्न था बेंगू किसान आंदोलन का आलोचनात्मक विश्लेषण करो, 5 नंबर का प्रश्न था, 50 शब्द लिखने थे। और दूसरा प्रश्न जो मेंस में था वो ये था कि सिरोही राज्य का राजस्थान में विलय पर संक्षिप्त लेख लिखो। दोनों मॉडर्न से थे, बाकी कहीं से प्रश्न आया ही नहीं। बाकी 2 प्रश्न जो थे वो कल्चर के आगे थे। एक तो रावण हत्या क्या है, उस पर 15 शब्द लिखने थे, और एक चारण साहित्य के ऊपर एक लेख लिखना था, वो बड़ा प्रश्न था 10 नंबर का। बाकी हिस्ट्री से 2 ही प्रश्न थे, दोनों मॉडर्न से थे। और इस बार भी आएंगे, 18 वाले में भी आए थे, सारे आधुनिक राजस्थान से ही आएंगे मेंस के अंदर। और प्री की अगर बात करूं तो 2021 वाला जो 27 अक्टूबर को आरएस प्री का एग्जाम हुआ, उसमें राजस्थान हिस्ट्री के टोटल 8 प्रश्न थे। उनमें से 1 प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। कौन सा प्रश्न डिलीट किया गया था? राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, 2 जगह है, जयपुर में है और उदयपुर, इसलिए उस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। बाकी जो प्रश्न बचे थे उनमें से 5 प्रश्न मॉडर्न से थे, 1 प्रश्न मिडाइवल में से था और 1 प्रश्न एंशिएंट में से था। तो नंबर ऑफ मार्किंग पूरे पेपर की वो ज्यादा आधुनिक राजस्थान से होगी। इसलिए आधुनिक राजस्थान के सिलेबस को और आधुनिक राजस्थान के इतिहास को समझना बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये, आधुनिक राजस्थान एक अलग इतिहास है जिसका प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। आधुनिक इतिहास अलग पोर्शन है, मध्यकालीन इतिहास अलग पोर्शन है और प्राचीन इतिहास अलग पोर्शन है। हाँ, प्राचीन और मिडाइवल का कनेक्शन रहता है। कोई भी राजा पढ़ते हैं तो उसकी जानकारी अपने को शिलालेखों से मिलती है, सभ्यताओं से मिलती है। आधुनिक एक अलग ही पोर्शन है, इसलिए आधुनिक से हमेशा ज्यादा प्रश्न आएंगे। आधुनिक के सिलेबस में है क्या?
ढंग से समझना, मैं सरल भाषा में सिलेबस को एक्सप्लेन करूं तो आधुनिक में आपके सबसे पहला ही लिख रखा है आंदोलन। आंदोलन, उसकी लैंग्वेज अलग है आरपीएससी की, मैंने सरल भाषा में लिखा है आंदोलन। आंदोलन में 4 टाइप के आंदोलन है आपके। 4 टाइप के आंदोलन का मतलब, एक सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन। इस स्वतंत्रता आंदोलन को मैं सरल भाषा में लिखूं तो और लिख देता हूं 1857 की क्रांति। स्वतंत्रता आंदोलन बोल दो, चाहे 1857 की क्रांति बोल दो। दूसरा आंदोलन है किसान आंदोलन। किसानों ने आंदोलन किया, उसको कहते हैं किसान आंदोलन। आदिवासियों ने आंदोलन किया, उसको अपन कह देते हैं जनजातीय आंदोलन। और फिर स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की जनता ने आंदोलन किया, उनको अपन कौन सा आंदोलन कह देते हैं? प्रजामंडल। ये 4 टाइप के आंदोलन आपके सिलेबस में है, स्वतंत्रता आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल। फिर आपके सिलेबस में है राजनीतिक जन जागरण। राजनीतिक जन जागरण, राजनीतिक जन जागरण, पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जन जागरण। इस टॉपिक में आप क्या पढ़ोगे? बाकी तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि भाई आंदोलन पढ़ने, किसानों का आंदोलन पढ़ना है, जनजातियों का आंदोलन पढ़ना है, स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है। राजनीतिक जागरण, इसमें आप पढ़ेंगे क्या? पॉलिटिकली रूप से अवेयर। जैसे आज मैं भी आपसे प्रश्न पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष का नाम बताओ, कौन है? सतीश पूनिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी और आपको उसके अध्यक्ष का नाम पता है, प्रदेशाध्यक्ष का। मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष का नाम? गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये सारी बातें आप पता कहां से करो, कहां से सीख रहे हो? कैसे पता लगा कि आपको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है? कहां से जानकारी जुटाई आपने? क्योंकि रोजाना अखबारों में छप रहा है, प्रदेशाध्यक्ष पूनिया आज रहेंगे अजमेर में, प्रदेशाध्यक्ष पूनिया आज जोधपुर प्रवास पर, सीएम गहलोत ने बजट भाषण में यह कहा। रोजाना किस में छप रहा है? अखबार। रोजाना अपने व्हाट्सएप के ऊपर कोई ना कोई गहलोत साहब को लेकर मैसेज आ जाता है, कभी बीजेपी को लेकर आ जाता है, कांग्रेस को लेकर आ जाता है, आरएलपी को लेकर आ जाता है। आपके सोशल मीडिया से आपको जानकारी मिलती है, समाचार पत्र पत्रिकाओं से आपको जानकारी मिलती है कि प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। आपको टीवी के माध्यम से जब आप न्यूज चैनल देखते हो तो वहां पर आपको एंकर बताते हैं कि राजस्थान में आज कांग्रेस की सरकार गिरने के कगार पर, एमएलए यहां पहुंचे, वो पहुंचे, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी रही है, सरकार ने ये घोषणा की थी, ये पूरा नहीं किया। ये सब जानकारियां आप और मेरे तक पहुंचती है मीडिया के माध्यम से। चाहे वो मीडिया डिजिटल मीडिया है, चाहे वो मीडिया प्रिंट मीडिया है, चाहे वो मीडिया सोशल मीडिया है। उन्हीं के माध्यम से अपन पॉलिटिकल रूप से राजनीतिक चेतना के जानते हैं और राजनीतिक धारणाएं समझते हैं कि कौन सी पार्टी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, किसकी कौन सी अवधारणा है। इसके अलावा अपने पास कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि पूनिया जी का आपके पास फोन आता है क्या राजस्थान में ये होने वाला, ये होने वाला? नहीं। क्या डोटासरा का फोन आता है आपके पास? नहीं। अपन सब जो पढ़ते हैं अखबारों में, जो न्यूज पर देखते हैं, वही समाज में बातें चलने लग जाती है। इसका मतलब आज से कुछ साल पहले भी राजनीतिक दल हुआ करते थे। उन लोगों में आज से कुछ सालों पहले तक लोगों में राजनीतिक चेतना आई कहां से? सोशल मीडिया उस समय था नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक आज से कुछ समय पूर्व तक था नहीं, प्रिंट मीडिया हुआ करता था और डिजिटल मीडिया भी नहीं था। ये आज तक एबीपी न्यूज, जी न्यूज, ये चैनल पहले नहीं हुआ करते थे। और उस समय राजनीतिक जागरण का सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो जाता समाचार पत्र और पत्रिकाएं, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से। और दूसरा, कुछ राजनीतिक व सामाजिक संगठन, राजनीतिक व सामाजिक संगठन, इन्होंने लोगों को जागरूक किया। आज भी अपने को जागरूक करते हैं। समय समय पर बीजेपी के लोगों की सभा होती है, मोदी जी आए, बीजेपी की सभा हुई, राहुल जी आए, किसकी सभा हुई? कांग्रेस। अपन उनकी सभाओं में जाते हैं तो बीजेपी वाले कांग्रेस पर हमला करेंगे, कांग्रेस वाले किस पर हमला करेंगे? बीजेपी। तो अपने को दोनों की कमियां, दोनों की अच्छाइयां दोनों तरफ से सुनते हैं तो अपने को पता लगती है कि हाँ यार ये काम इन्होंने अच्छा किया, ये गलत किया। तो उस समय भी कुछ राजनीतिक संगठन थे जो लोगों को जागरूक कर रहे थे कि इसने ये खराब कर दिया, ये खराब कर दिया। कुछ सामाजिक संगठन भी होते हैं, वो भी लोगों को राजनीतिक रूप से जागृत करते हैं। अलग अलग समाजों के अलग अलग संगठन बने हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, राजपूत समाज का एक बहुत बड़ा संगठन है। तो राजपूत समाज की कोई मीटिंग होगी तो राजपूत करनी सेना अपने समाज के मुद्दे रखेगी या नहीं रखेगी? रखेगी। और वो कहेगी कि भाई सरकार ने अपने हित का काम किया, इसने नहीं किया। जाटों का संगठन है राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना, तो वो अपने समाज की बातें रखेगी, समाज को आगे ले जाने की बात करेगी। अलग अलग समाजों में, ब्राह्मणों में अलग संगठन है, दादीच महासभा, गौड़ महासभा,
शर्मा महासभा, तो वो अलग अलग समाजों के अलग अलग संगठन है जो अपने लोगों को अवेयर करते हैं कि अपने को ये करना है, इस दल के साथ चलना है ताकि ये अपना ये काम कर देगी। तो सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, इन तमाम लोगों ने राजस्थान में कौन सा जन जागरण चलाया था? राजनीतिक। तो अपने देखना है कि उस समय कौन से पत्र पत्रिकाएं थे, कौन से संगठन थे, उनके कार्यशैली क्या थी, संस्थापक कौन थे, ये सारी बातें अपन पढ़ेंगे राजनीतिक जन जागरण। उसके बाद आपके सिलेबस में लिखा हुआ है फेमस पर्सनालिटीज, प्रमुख व्यक्तित्व। राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन थे? क्या पढ़ेंगे इसमें? प्रसिद्ध व्यक्तित्व में कौन से व्यक्तित्व पढ़ेंगे? जैसे ये टॉपिक शुरू होगा मैं हेडिंग लगवा दूंगा महेंद्र चौधरी। क्या पढ़ना पड़ेगा? मेरा जन्म यहाँ हुआ, मैंने ये शिक्षा प्राप्त की, ये किया, वो किया। पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ेगा? क्यों? मैं फेमस पर्सनालिटीज नहीं हूं मैं? नहीं। प्रमुख व्यक्तित्व में अपने को उन लोगों को पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना क्या दिया है? योगदान। अगर यूं तो व्यक्तित्व पढ़ने लगे तो अपना जीवन तो व्यक्तित्व पढ़ने में ही बीत जाएगा। अपने को वह व्यक्तित्व जिनका कोई ना कोई सहयोग रहा है देश को आजाद करवाने में या राजस्थान में, जैसे केसरी सिंह बारट है, जोरावर सिंह बारट है, प्रताप सिंह बारट है, जमनालाल बजाज है, सागरमल गोपा है, जयनारायण व्यास है, अर्जुन लाल सेठी है, बाल मुकुंद बिस्सा है। इन तमाम लोगों के बारे में अपने को जानकारी जुटानी है, प्रमुख व्यक्तित्व। और अगला बिंदु आपका लिख, प्रमुख व्यक्तित्व में भी दो टाइप के व्यक्तित्व आएंगे, एक तो पुरुष व्यक्तित्व और एक आपका कौन सा व्यक्तित्व? महिला। पुरुष और महिला। पिछली बार आरएस परी में जो प्रश्न था वो महिला व्यक्तित्व से था, रमा देवी का, कि वह महिला जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया, 1930 के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया, 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया एवं जेल गई, उस महिला व्यक्तित्व का नाम बताओ? उत्तर था रमा देवी। तो व्यक्तित्व दोनों पढ़ने पड़ेंगे, पुरुष भी पढ़ने पड़ेंगे और महिला। और अंतिम आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण से पिछली बार आरएस मेंस में प्रश्न था कि सिरोही के राजस्थान में एकीकरण पर संक्षिप्त लेख लिखो, तो एकीकरण के साथ ही आपका आधुनिक इतिहास पूरा होगा। यह पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है। सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस यही है। इसमें 4 टाइप के तो आंदोलन है, एक राजनीतिक जागरण है, प्रमुख व्यक्तित्व है और राजस्थान का एकीकरण है। और कम से कम आरएस मेंस के 2 प्रश्न हो सकता है कि एक 5 नंबर, एक 10 नंबर वाला, और हो सकता है कि दोनों 5-5 नंबर वाले। ये इससे आने ही आने हैं। जमीन आसमान एक हो जाए तो भी 10 या 15 नंबर इस पोर्शन से आने ही आने मेंस में। और प्री के जो 8-9 प्रश्न आते हैं उनमें से 5 प्रश्न आपके कौन से इतिहास से आएंगे? आधुनिक। बाकी मिडाइवल सबसे ज्यादा पढ़ने में मजा बताओ किस में आएगा? मध्यकाल। क्योंकि कहानियां वो केवल कौन से काल में है? मध्यकाल। मैं आराम से बैठूंगा, कृष्णा कुमारी के विवाह का पूरा प्रकरण आपको सुनाऊंगा। वहां सगाई हुई, वहां टूट गई, फिर उधर लड़ाई हुई, उसने उसको ये बोला। बीरमदेव फिरोजा का प्रेम प्रसंग बताओ कौन से काल में आएगा? मिडाइवल में आएगा। जितनी भी प्रेम कथाएं हैं, जितनी भी रोचक कहानियां हैं, वो सारी कौन से काल में आएगी? मध्यकाल। और मध्यकाल में सबसे ज्यादा मजा आएगा, लेकिन परीक्षा में सबसे ज्यादा कम प्रश्न कौन से काल से आते हैं? तो पहले मजा लेना है या पहले नंबर लेने हैं? क्योंकि 2 मुद्दे हैं। कहानियां तो केवल कौन से काल में है? मध्यकाल। क्योंकि आधुनिक में दिमाग को एक्टिव रखना पड़ेगा, क्रमबद्ध तरीके से आपको सिस्टम समझना पड़ेगा, तभी जाकर के सारी चीजें आपको याद हो पाएगी और मेंस में उत्तर लिख पाओगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। मजा मध्यकाल में आएगा। और ये केवल और केवल तथ्यात्मक बातें हैं, केवल और केवल फैक्ट है। इसमें फैक्ट है, इसलिए मेंस में कभी यहां से प्रश्न नहीं आता। प्री में कोई सभ्यता का एक आधा प्रश्न आता है, क्योंकि फैक्ट का मतलब जैसे मैं कालीबंगा सभ्यता, अब कालीबंगा सभ्यता की जितनी जानकारी है वो मुझे आपको लिखवानी है, क्योंकि कालीबंगा में जो निकल चुका है उत्खनन में वो निकल चुका। मैं कुछ नई चीज वहां से खोज नहीं सकता। जो वहां पर मिली है, हड्डियां मिली है तो हड्डियां मिलानी है, 6 छिद्र मिले हैं तो 6 छिद्र ही लिखवाऊंगा, 7 अग्निवेदिकाएं मिली है तो 7 अग्निवेदिक, क्योंकि ये केवल और केवल फिक्स जानकारी है जो आपको मुझे तक बतानी। इसमें कोई समझने वाली बात है ही नहीं। हाँ, मैं थोड़ा सा क्रम से सिस्टमेटिक व्यवस्थित बता दूंगा, शॉर्ट में बता दूंगा ताकि याद करने में इजीली रहे। इसको तो केवल याद करना, तो इस टाइम में करवा देंगे वो। आधुनिक राजस्थान। अब देखो, आधुनिक राजस्थान में सबसे पहले तो अपन राजस्थान इतिहास शुरू कर रहे हैं, तो अपने को इतना तो पता होना चाहिए, राजस्थान इतिहास, या मैं इसको सरल भाषा में लिखूं तो हिस्ट्री। हिस्ट्री 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो हाय और एक स्टोरी।
हाई और ए स्टोरी, इनको मिलाया जाए तो बनती है हिस्ट्री। स्टोरी का मतलब तो आप समझते हो, स्टोरी का मतलब क्या होता है? कहानी। कहानियां है हिस्ट्री में, और कुछ नहीं, केवल कहानियां ही कहानियां है कि पहले उस समय ये हुआ था और वहां पर ये हो गया और वो राजा आया था और उसके साथ शादी हो गई, फिर लड़ाई हो गई, ये युद्ध हो गया, केवल कहानियां है। और हाई, हाई का मतलब है प्राचीन प्लस आधुनिक, प्राचीन प्लस है आधुनिक। अगर ये हाई किसी को समझ में आ गया, इसका मतलब उसका इतिहास में बेड़ा पार हो गया। आज तक लोगों को हाई समझ में नहीं आ पाया है, क्योंकि अपने मैसेज भी आता हाई, तो उसका अर्थ अपन आज तक नहीं समझ पाए। जिस दिन ये हाई समझ में आ गया, उस दिन स्टोरी अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, और जिस दिन हाई और स्टोरी क्लियर होगी, उस दिन क्या क्लियर हो जाएगी? हिस्ट्री। तो हाई का मतलब प्राचीन प्लस क्या है? आधुनिक। और स्टोरी का मतलब बताओ क्या है? मध्यकाल। ये तो इस हिस्ट्री की मोटी मोटी मेरी परिभाषा है। अब राजस्थान इतिहास का जनक कौन है? क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पहले इतिहास का पिता पता होना चाहिए। राजस्थान इतिहास का जो जनक है वो है कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान इतिहास का जनक है कर्नल जेम्स टोड। कौन है? टोड अपने भारत का नहीं है, टोड मूल रूप से रहने वाला है इंग्लैंड का। इंग्लैंड का आदमी, और फादर कहां की हिस्ट्री का है? राजस्थान। क्यों? अपने वाले कहां चल गए थे भाई? इंग्लैंड का आदमी आकर राजस्थान की हिस्ट्री का फादर बन रहा है। अपने कोई इतिहासकारों की कोई कमी थोड़ी है। अपन जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्रत्येक लाइन में लिखेंगे गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, GH ओझा के अनुसार, DR भंडारकर के अनुसार, फलान जी के अनुसार, डिंकड़ जी के अनुसार। तो फिर फादर क्यों नहीं बन पाए? अपनी हिस्ट्री का कितनी बड़ी विडंबना है कि हिस्ट्री अपनी और फादर इंग्लैंड का बंदा। क्यों कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक क्यों कहा गया? कोई भी इंटरव्यू में पूछ लेगा आपसे कि आप राजस्थान इतिहास के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, तो आप बताएंगे राजस्थान इतिहास के बारे में मैं खूब सारी जानकारी रखता हूं। और वो पर्सन आपसे पूछेगा कि राजस्थान की हिस्ट्री का जनक कौन है? कर्नल, आप बताएंगे कर्नल जेम्स टोड। फिर वो आपसे पूछेगा कि टोड क्यों? टोड तो इंग्लैंड का रहने वाला है, राजस्थान की हिस्ट्री का फादर कैसे? तो ध्यान रखना, अपने राजस्थान में हमेशा से और प्राचीन काल में खास तौर से क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा हावी था। आज भी हावी है क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद। अपने लोग क्षेत्र के नाम पर आज बंट जाते हैं। अभी यहां पर 5 लड़कों की लड़ाई हो जाए, जिनमें से एक लड़के को पीटा जा रहा है, अगर वो लड़का मान लीजिए XYZ, उदाहरण के लिए मान लें कि अलवर का निकल जाए, तो क्या अलवर वाले उसके समर्थन में आएंगे या नहीं आएंगे? अगर 2 लड़के लड़ रहे हैं, एक अलवर का और एक भरतपुर का, तो भरतपुर वाले किसका समर्थन करेंगे? भरतपुर। और अलवर वाला किसका समर्थन करेगा? अलवर। वो ये नहीं देखेगा कि गलती किसकी है, बात किसकी आ जाती है? क्षेत्र, ईगो की, कॉलर पर हाथ रख के चलना पड़ता है। इसलिए क्षेत्रवाद अपने क्षेत्र में हमेशा से ही हावी रहा था। जातिवाद, अपने लोग जाति के नाम पर लड़ लेते हैं, और अपने राजस्थान में कई दफा जाति के नाम पर कई दफा लोगों को लड़ाया गया है। धर्मवाद, धर्म के नाम पर आप देखते हो सबसे अच्छी अगर कोई पॉलिटिशियन राजनीति होती है तो किसके नाम पर होती है? धर्म। धर्म के नाम पर फटाक से लोगों को बांट दिया जाता है, जाति के नाम पर लोगों को बांट दिया जाता है, क्षेत्र के नाम पर बांट दिया जाता है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान कर देते हैं, अलवर भरतपुर कर देते हैं, नागौर सीकर कर देते हैं, और इजीली अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ली जाती है। ये 3 शब्द, जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद, पुराने समय से अपने ऊपर हावी है और आज भी अपने खून में है। आप अभी अगर मुझे किन्हीं 2 लड़कों को लड़ाना है या आप और मेरे बीच झगड़ा करवाना, मैं किसी जाति के बारे में पूरा बोल के दिखाऊं, 2 मिनट में आप मुझसे लड़ने के उतारू हो जाएंगे, सारी बातें भूल जाएंगे। क्योंकि अपन जाति के नाम पर सबसे जल्दी इकट्ठे होते हैं, धर्म के नाम पर जल्दी इकट्ठे होते हैं, क्षेत्र के नाम पर इकट्ठे होते हैं। और इसी नब्ज को तो बाएं आक्रमणकारियों ने पकड़ के रखा था कि राजस्थान के लोगों पर जाति हावी कर दो, धर्म हावी कर दो, क्षेत्र हावी कर दो, वो अपने आप बंट जाएंगे। सेम यही कंडीशन राजस्थान की हिस्ट्री में हुई थी। राजस्थान के जितने भी अपने खूब इतिहासकार थे, लेकिन तमाम इतिहासकारों ने क्षेत्रीय इतिहास लिखा, रीजनल हिस्ट्री लिखी, पूरे राजपुताना को कवर करने का प्रयास किया ही नहीं। कवि राजा श्यामल दास बहुत बड़े इतिहासकार हुए, लेकिन उन्होंने केवल और केवल हिस्ट्री मेवाड़ की लिखी। मेवाड़ के बारे उन्होंने कुछ ज्यादा लिखा नहीं। GH ओझा बहुत बड़े हिस्टोरियर हुए हैं, उन्होंने प्रयास किया था लेकिन इतनी हिस्ट्री वो लिख नहीं पाए। अपन देखते हैं मुणोत नैनसी, राजस्थान का अबुल फजल कहलाता, बहुत महान विद्वान हुआ, लेकिन मारवाड़ की हिस्ट्री तक सीमित रह गया था। और भी ऐसे अनेकों अनेक हिस्टोरियर हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्षेत्रवाद को ज्यादा तवज्जो दी, क्षेत्रीय इतिहास लिखा, पूरे राजपुताने का इतिहास नहीं लिख पाया। और इसी नब्ज को आगे आकर किसने पकड़ लिया था? कर्नल जेम्स टोड। टोड ने किया क्या? टोड ने जितने भी क्षेत्रीय किताबें थी, मेवाड़ के बढ़िया इतिहासकार, उसकी किताबों को उठाया,
मारवाड़ के इतिहासकार की किताबों को उठाया, जयपुर के इतिहासकार की किताबों को उठाया और उन सब किताबों को उठा करके एक मिक्स किताब लिख दी जिसका नाम था द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ ए राजस्थान, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और अब इस किताब में इन्होंने पूरे राजस्थान की हिस्ट्री को बता दिया, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसने मारवाड़ वाली किताबें उठाई, उनमें से मारवाड़ का लिख दिया, मेवाड़ वाली उठाई और तमाम क्षेत्रीय किताबों को मिलाकर पूरे राजस्थान के इतिहास के ऊपर पहली बार अगर कोई बुक आई थी तो द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान आई थी, जिसमें तमाम रियासतों की हिस्ट्री थी। अतः अपने लोगों ने राजस्थान के इतिहास का जनक किसको कह दिया? कर्नल जेम्स टोड। पूरे राजस्थान, बाकी सब इतिहासकारों ने क्षेत्रीय घटना, लेकिन जो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है, इसका बाद में एक भाग और आया था, उसका भी नाम याद रखना, द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया, द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया। यानी जो पहला भाग था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, कुछ इतिहास की जानकारियां गलत लिख दी गई थी, उनमें सुधार करते हुए इसी किताब का दूसरा भाग आया था, द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया, जिसमें राजस्थान के इतिहास को और ढंग से समझाया गया। लेकिन इस किताब में भी कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों को सुधारने का काम अपने राजस्थान के एक व्यक्ति ने किया था जिनका नाम था G.H. ओझा। अतः कोई पूछे कि राजस्थान का पहला पूर्ण इतिहासकार कौन है तो G.H. ओझा। राजस्थान का पहला इतिहासकार कौन है तो कर्नल जेम्स टोड। जबकि पूर्ण मतलब टोड ने जो अधूरी जानकारियां दी, जो गलतियां लिखी, उनको पूरी करने वाला था G.H. ओझा। इसलिए पूर्ण इतिहासकार तो ओझा और आधा अधूरा या पहला इतिहासकार कौन हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड। पहले तो ये दो बातें, टोड, कर्नल जेम्स टोड। अब इतिहासकार है तो 5-7 बातें इसकी भी बता देता हूं मैं। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। देखो जो टोड है, इस टोड का जन्म हुआ था 1782। इलंगस्टिन नाम का कोई एक गांव है, इलंगस्टिन, और ये इलंगस्टिन नाम का गांव किस देश में है? इंग्लैंड। कर्नल जेम्स टोड का जब इसका जन्म हुआ तब केवल इसका नाम जेम्स टोड ही था। 1782 में जन्म हुआ और जब ये 17 साल का था तब नौकरी लग गया था। ये मिलिट्री ऑफिसर था कर्नल जेम्स टोड, अंग्रेजों की सेना में एक सैन्य अधिकारी के पद पर था। 17 साल की उम्र में नौकरी लग गया था और 17 साल की उम्र में नौकरी लग करके 1799 ईस्वी में पहली बार बताओ कहां आ गया था? भारत। और भारत में सबसे पहले कहां पर आया था? तो भारत में सबसे पहले बंगाल। 1806 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड पहली बार कहां आया था? राजस्थान। और राजस्थान में किस स्थान पर आया था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। 1806 में यहां पर राजस्थान आ गया था, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में उस समय एक व्यक्ति तपस्या करते थे जिनका नाम था यति ज्ञानचंद्र। यति ज्ञानचंद्र, यति ज्ञानचंद्र नाम के एक मांडलगढ़ के व्यक्ति थे जिनको कर्नल जेम्स टोड ने अपना गुरु बना लिया था। तो टोड के गुरु हुआ करते थे यति ज्ञानचंद्र। 1813 ईस्वी कर्नल जेम्स टोड को उपाधि दी गई थी कर्नल की। इनका जन्म का मूल नाम तो था जेम्स टोड और इनको कर्नल की उपाधि मिली थी 1813। 1817-18 में इनको राजस्थान में एक पद पर अपॉइंट किया गया जिसका नाम था पॉलिटिकल एजेंट, पीए। अभी जब क्रांति वगैरह अपन शुरू करेंगे तब इसको विस्तार से समझेंगे कि पीए होता क्या है। अभी इतना याद रखें, 1718 में राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट किस अंग्रेज को बनाया गया था? कर्नल जेम्स टोड। 3-4 साल तक ये राजस्थान में रहा था और 1822 में इनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, बुखार वगैरह रहता था और ये हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान और भारत को छोड़ करके 1822 में वापस कहां चले जाते हैं? इंग्लैंड। 1822 में। और जिस समय ये राजस्थान से वापस इंग्लैंड जा रहे थे तब अपने साथ में एक शिलालेख लेकर के गए थे और उस शिलालेख का नाम क्या था? मानमोरी शिलालेख। शिलालेख समझते हो? शिलालेख क्या होता है? शिलालेख, शिला का मतलब पत्थर और लेख का मतलब लेख। पत्थर के ऊपर अगर कोई ऐतिहासिक जानकारी लिखी हुई है तो उसको क्या कहते हैं? शिलालेख। टोड जब यहां से जा रहा था तब टोड ने राजस्थान के लोगों से कहा कि मुझे कोई ना कोई स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए ताकि मेरी यादें राजस्थान के साथ हमेशा जुड़ी रहे।
और अपने राजस्थान वालों का दिमाग थोड़ा सा टेढ़ा तो चलता ही है। ये इस मानमोरी शिलालेख को पाड़ कर लाए और बोला ये बाटा ले जा तू तेरे साथ, ताकि याद रहेगा तुझे। और वो मानमोरी शिलालेख टोड अपने साथ लेकर गया। लेकिन उस समय एरोप्लेन की सुविधा नहीं हुआ करती थी, हवाई मार्ग नहीं थे, लोग समुद्री मार्गों से आना जाना करते थे। और समुद्री मार्ग में जब ये जा रहे थे नाव में बैठे बैठे, तो भगवान जाने इनके दिमाग में क्या सूझी और इस मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। तो कोई परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के किस शिलालेख को नष्ट किया था, तो वो शिलालेख कौन सा शिलालेख था? मानमोरी। निशानी के रूप में साथ में ले गया, लेकिन भगवान जाने दिमाग खराब हुआ या क्या हुआ, रास्ते में समुद्र में फेंक करके चला गया। कौन से शिलालेख को? मानमोरी। बाद में वहां पर गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड जाकर यहां से अपनी अच्छी अच्छी किताबें जितनी भी थी उन सब की फोटोकॉपी करवाई, सब साथ में ले गया। और वहां बैठ करके इन्होंने 1829 में एक किताब लिख दी थी जिसका नाम था द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ ए राजस्थान। फिर जब भारतीय लोगों ने इसको कहा यार ये हिस्ट्री ठीक नहीं है, तूने गलत जानकारियां लिख दी, तो उसने संशोधन किया और दूसरा पार्ट निकाला द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट ऑफ ए इंडिया। फिर भी इसमें कुछ गलतियां थी और उसमें सुधारने का काम किसने किया था? G.H. ओझा। इसके पहले पूर्ण इतिहासकार कौन हो गए? G.H. ओझा। और 1835 में कर्नल जेम्स टोड हमेशा हमेशा के लिए कौन सा वासी हो गया था? स्वर्गवास। 35 में इसका निधन होते ही टोड की कहानी क्या हो जाती है? समाप्त। लिख लो 4-5 बातें। इंडिया। ये लो भाई, ये किताब थी। अब देखो किताब कोई भी हो उसमें 3 शब्द आपको लिखे हुए मिलते हैं। एक मिलता लेखक, एक मिलता संपादक और एक मिलता है प्रकाशक। प्रकाशक इनका अर्थ क्या है? जैसे अगर आपसे पूछे कि द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है, तो अपने को कोई डाउट दिक्कत ही नहीं है, अपना सीधा पढ़कर आए हैं। लेखक का नाम तो क्या है? कर्नल जेम्स टोड। क्योंकि ये किताब जिसने लिखी है, जो राइटर होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? लेखक। लेखक। प्रत्येक किताब, अपन कोई भी किताब खरीदे उस पर लेखक का नाम आता है। लेखक के साइड में तुम कभी देखना एक नाम लिखा हुआ रहता है संपादक। संपादक। संपादक का मीनिंग क्या है? इसका संपादक अलग है, लेखक अलग है। संपादक का मतलब, संपादक किसको कहते हैं? हिंदी का बहुत बड़ा शब्द है संपादक। एडिटर, टाइप करने वाला। संपादक का मीनिंग क्या है भाई? हिंदी 120 नंबर की है मेंस में। संपादक अपने आपको एग्जैक्ट अर्थ बताने की जरूरत नहीं, आप तो संपादक का काम बता दो मोटा मोटा। संपादक, चलो संपादक नहीं पता, प्रकाशक। प्रकाशक छापने वाला, जो टाइप करके प्रिंट करता है। हां, जो प्रकाशन करने वाला प्रकाशक होता है। अलग अलग किताबों पर प्रत्येक पर प्रकाशक लिखा हुआ आता है कि फलाना चौड़ा रास्ता जयपुर, फलाना प्रकाशक चौड़ा रास्ता जयपुर। तो जो पब्लिश कर रहा है उस किताब को छाप करके पब्लिश करने वाला प्रकाशक। एक होता समर्पित। समर्पित किसी भी किताब को, बाजार से कभी नई किताब खरीदी है? नई किताब खरीदते ही पहला पेज खोलना, उस पर ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ था लेखक की कलम से। लेखक की कलम से। उसमें 3-4 लाइनें पढ़ना। उसमें पहली लाइन लिखता है कि ये किताब मैंने पूज्य माता पिताजी एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से लिखी है। ये किताब मैं मेरे गुरुजी या मेरे पिताजी या मेरे माताजी को समर्पित करता हूं, यानी मैंने उन्हीं के आशीर्वाद से किताब लिखी है। तो कर्नल जेम्स टोड ने यह किताब समर्पित किसको की? महिला सुपरवाइजर में प्रश्न था कि द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसे समर्पित है? तो कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम क्या था? यति ज्ञान चंद्र। टोड के गुरु यति ज्ञान चंद्र को है। संपादक है विलियम क्रुक। हालांकि विलियम क्रुक नाम का बंदा संपादक नहीं था, क्योंकि टोड के मरने से पहले ही मर गया, लेकिन फिर भी अपनी मानक किताबों के अंदर विलियम क्रुक को इसका संपादक लिखा हुआ है। तो अपने भी मान के चलना है कि विलियम क्रुक ही संपादक रहा। हालांकि यह जानकारी पूर्णतया गलत है। संपादक का मतलब होता है, मान लीजिए मुझे कोई किताब लिखनी है हिस्ट्री की, मैंने मेरे जितने भी जानकारियां थी हिस्ट्री की एक पेज पर लिखा और किसी व्यक्ति को दे दिया कि ये आपको टाइप करके किताब के रूप में बाजार में बेच देनी है ताकि विद्यार्थी इसे पढ़ लेंगे। उन जानकारियों को टाइप होने से पहले मेरा एक और आदमी प्रूफ रीड करेगा।
और देखेगा कि कोई जानकारी गलती से या कैसी भी मेरी जानकारी के अभाव के कारण कोई गलत तो जानकारी नहीं चली गई है, कोई डेट तो गलत नहीं है, या इस किताब में जो मैंने शब्द लिखे हैं उन शब्दों से कोई जाति, कोई धर्म, कोई क्षेत्र इत्यादि आहत तो नहीं हो रहा है, शब्दों का क्रम लिखने का ठीक है कि नहीं है, शब्दावली ठीक है कि नहीं, उस पूरी किताब को प्रूफ रीड करके और उसमें कोई छोटे मोटे शब्दों का ऊपर नीचे करना, उनको चेंज करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको अपन क्या कहते हैं? संपादक। यानी प्रूफ रीडर कह सकते हो आप। किसी भी चीज को लिखा और उसको बाद में प्रूफ रीड करके फाइनल पब्लिकेशन के लिए भेजने वाला बंदा क्या कहलाता है? संपादक। तो इस किताब का संपादक है विलियम क्रूक, लेखक है टोड, और यह किताब समर्पित किसको है? कर्नल टोड के गुरु का नाम क्या था? यति ज्ञाने चंद्र। लिख लो नीचे।